फिर मैंने सुना आपके प्रोग्राम में भी शायद ऐसी ऐसी बात की गई कि भाई ये तो सब सट्टाबाजी का मामला है। ये क्रिप्टो तो सट्टे में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए रजा साहब, इस वक्त मैं देख रहा था तकरीबन 70 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं पाकिस्तान के अंदर, और जी। सालाना 27,000 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में पाकिस्तानी जानें जाया हो जाती हैं। अब अगर मैं ये आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखूं कि भाई ये गाड़ियां तो 27,000 पाकिस्तानी जानें जाया कर देती हैं, गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए। हाँ। ये जरूरत इस चीज की है कि कानून साजी की जाए। जरूरत इस चीज की है कि एहतियाती जो अमल हैं, एक्शंस हैं, वो लिए जाएं। तो अब क्रिप्टो करेंसी से शायद जरूर जुआ भी होता होगा, क्रिप्टो करेंसी से जरूर ड्रग्स का भी शायद काम होता होगा। तो जरूरत इस चीज की नहीं है कि हम बैन कर दें, उस टेक्नोलॉजी से हम तलाक हासिल कर लें, बल्कि जरूरत इस चीज की है कि कानून साजी की जाए। तो वो कानून साजी नहीं हुई। ये ये बिल्कुल। ये हमारी हुकूमत की कमजोरी है। और उस कानून साजी बगैर सोचे समझे हमारा एक मिनिस्टर लेवल का शख्स जो है वो लास वेगस चला जाता है, वहां पे जाके ऐलान कर देता है। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि अभी कोई सोच समझ या गौर व फिक्र नहीं किया गया। बगैर मंसूबे के हम बाहर आ गए, कि कोई प्लानिंग नहीं की गई। वो क्रिप्टो काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, वो लास वेगस जाते हैं, ऐलान कर देते हैं कि हमने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना दिया है। और उसके फॉलोइंग डे, यानी कि वो आई थिंक मई 29 को हुआ था, और मई 30 को पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले कह जाते हैं कि भाई क्रिप्टो तो इलीगल है पाकिस्तान में। अब बिल्कुल। ये हुकूमत हमको जिस सिमत में हमने जाना है, उस सिमत में किस तरीका कार से ले जा रही है। यानी कि वो एक हम्म। हाथ को पता नहीं है कि वो क्या ऐलान कर रहा है, दूसरे हाथ को पता नहीं है कि उसने क्या कहना है। फिर वो 2000 मेगावाट की बिजली का जिक्र कर दिया। अब आप यकीन जानिए, अगर आप मीडिया खोल के देखें तो अक्टूबर 2024 में मैंने आर्टिकल लिखा था, और उसमें मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास इजाफी बिजली पड़ी है, उसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो भी मैंने 2000 मेगावाट लिखा था, तो शायद कोइंसिडेंस है कि अब 2000 मेगावाट ही की बात हो रही है। लेकिन उसके ऊपर सोच समझ, उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया गया। वो बिजली कहाँ से आएगी, वो किस रेट पे जाएगी। देखिए, अगर तो उसका रेट है जो आपको और मुझे घर पे या दुकान पे या ऑफिस पे मिल रहा है, वो 60 रुपए यूनिट है, तो फिर तो वो बिटकॉइन आपको पड़ जाएगा $2 लाख का, और बाजार में बिक रहा है 1,03,000-4,000 का। तो फिर तो फिजिबल नहीं रहेगा। तो वो किस टैरिफ पे जाएगा, और उसको क्या क्या कंसेशनरी टैरिफ दिया जाएगा। तो ये सारे सवालात जो हैं, ये इनके जवाब जो हैं, ये पहले सोच समझ के रखने चाहिए, उसके हाँ। बाद आप पब्लिक के पास आए। तो साहब, पहले तो समझने की जरूरत है। देखिए, इंसानी तारीख में जो दो बहुत बड़ी इजादात हुई हैं, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, दुनिया की कोई भी ताकत हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, जो इन दो इजादात से मुस्तफीद नहीं होगा, इनको इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो दुनिया के लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। अब ब्लॉकचेन जो है, आप सोचिए कि दुनिया भर का जो मालियाती निज़ाम है, वो धीरे धीरे ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहा है। दुनिया का जो हेल्थ केयर का निज़ाम है, वो धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे जा रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि दुबई ने अपना सारा का सारा लैंड टाइटल्स जो हैं, वो ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, आपकी गाड़ी है, आपका 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 घर है, आपकी घड़ी है, आपकी बोट है, आपके स्टॉक्स हैं, ये ओवर द फॉलोइंग 5 to 10 ईयर्स ये सब ब्लॉकचेन पे चले जाएंगे। जी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी एक बाई प्रोडक्ट है। हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा दें कि क्या होती है ब्लॉकचेन, फरूख साहब। तो ये ब्लॉकचेन, जैसे आपके पास अब पहले एक जमाने में आप बैंक जाया करते थे, या जब हम लोग बैंक जाया करते थे, तो उसके पास एक मैन्युअल लेजर होता था। वो किताब के ऊपर लिखता था कि आपने 100 रुपया जमा करवाया, या आपने 100 रुपया अपने अकाउंट से निकलवाया। उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर आ गया। अब वो बैंक अपना इलेक्ट्रॉनिक लेजर रखता है, वो कंप्यूटर में डाल देता है। अब जो टेक्नोलॉजी, अब नहीं कहना चाहिए, 2008 में
ये ब्लॉकचेन जो है ये सामने आया था। तो 2008 में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सामने आ गई। अब ये पब्लिक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है। इसमें जो चाहें आप हम्म। पाकिस्तान का, अगर आप सोचिए कि पाकिस्तान के जितने भी अदालतों में केसेस हैं फॉर इंस्टेंस, अब 26 लाख केसेस इस वक्त पेंडिंग है। जिसका मतलब ये है कि अगर जो पिछला सेंसस है उसमें हमें सेंसस बताता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 3.5 करोड़ खानदान रहते हैं। अगर 26 लाख केसेस है उसका मतलब है कि हर 10वां 11वां खानदान जो है उसका कहीं ना कहीं अदालत में केस फंसा हुआ है। अब अगर आप अदालती केस जो हैं वो ले जाएं ब्लॉकचेन के ऊपर, इनमें से 90% केसेस जो हैं वो आपकी जमीन से रिलेटेड है, जमीन का झगड़ा है। और जमीन के झगड़ों को अगर आप जमीन के टाइटल्स को ब्लॉकचेन में ले जाएं, उसमें घपला नहीं हो सकेगा, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं कर सकेगा, वो पब्लिक ट्रांसपेरेंट होगा, साफ होगा, शफाफ होगा, सबको नजर आ रहा होगा। आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, बदला भी नहीं जा सकता। तो ये ब्लॉकचेन है जो आप समझिए कि ओपन पब्लिक लेजर है, जो साफ है, शफाफ है, इम्यूटेबल है, उसमें बेईमानी नहीं हो सकती। अब ब्लॉकचेन में अगर आप नहीं जाएंगे तो यू विल बिकम इररेलेवेंट टू द वर्ल्ड। राइट, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी अगर हम अपनाएंगे नहीं इस मुल्क के अंदर तो फिर हम कहीं के नहीं बचेंगे। राइट, तो ये इस वक्त हुकूमत की तरफ से दी जा रही है, SIFC की तरफ से दी जा रही है, कितनी ये मुफीद साबित होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि क्या सिम्त दुरुस्त है, क्या हाँ। हमने उन टेक्नोलॉजीज को, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपनाना है, उनको अडॉप्ट करना है या नहीं करना। तो वो तो राइट। जैसे मैं अपनी राय आपको बता चुका हूँ कि वी इट्स नॉट अ चॉइस। ये करेक्ट। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। इसमें पाकिस्तान को जाना ही जाना है। और खास तौर पे पाकिस्तान को, देखिए, दो या तीन प्रैक्टिकल मैं चीजें आपके सामने रखता हूँ। अब 30 अरब डॉलर तकरीबन रिमिटेंसेस आती है हमारे पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं, वो 30 अरब डॉलर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रजा साहब पाकिस्तान भेजते हैं। दैट्स राइट। अब ये बैंकिंग चैनल जो है ये तकरीबन 7% उनके ऊपर जो है वो खर्चा आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। यानी कि वो बैंक पी जाता है, वो वेस्टर्न यूनियन पी जाती है, जिसका मतलब ये है कि 2 बिलियन डॉलर गायब हो जाता है। हम्म। हम्म। अब इसको अगर आप ब्लॉकचेन पे लेके जाएंगे तो आप सोचिए कि ये 2 बिलियन से कहीं आ जाएगा 100 बिलियन पे या 200 मिलियन। तो वो इजाफी 2 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तानी फैमिलीज को मिलना चाहिए, वो आप जो नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे आप, अब जापान में तकरीबन सारे बैंकों ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कहते हैं XRP। अब अगर आप पाकिस्तान में XRP अपनाते हैं तो वो जो 30 अरब डॉलर मुल्क के बाहर से पाकिस्तानियों को आ रहा है, वो एक तो इंस्टेंटेनियस होगा। अभी पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में काम करता है, वहां कहीं वो हवाले वाले के पास जाता है या बैंक वाले के पास जाता है, फिर बैंक वाला उससे 100 सवालात पूछता है, फिर वो अपने चार्जेस लगाता है, फिर वो कोई हफ्ते भर में पाकिस्तान पहुंचते हैं, फिर जब पाकिस्तान पहुंचता है तो पाकिस्तान बैंक अपने चार्जेस ठोक देता है। तो जब आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे, वहां से पैसे भेजेगा इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे उसकी फैमिली को पैसे मिलेंगे, और वो जो 2 अरब डॉलर बीच में इंटरमीडिएट पी जाते हैं वो भी नहीं पी पाएंगे। अब राइट। दूसरा आप देख लीजिए, तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी अडल्ट्स ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। सही। अब अगर आप इस टेक्नोलॉजी के पास जाते हैं तो इंस्टेंटेनियस उनका बैंक अकाउंट उनके मोबाइल फोन के ऊपर खुलता है। ठीक है। वो ब्लॉकचेन बिल्कुल पे ठीक। जाता है, वो ब्लॉकचेन आप सोचिए कि वो जैसे मैंने कहा साफ शफाफ इम्यूटेबल, उसमें कोई घपला नहीं कर सकेगा। ई कॉमर्स पाकिस्तान में बेतहाशा लोग जो हैं, जो अपनी सर्विसेज मुल्क के बाहर भेज रहे हैं, जब उनको उनकी पेमेंट होनी है, अगर वो बिटकॉइन के थ्रू होती है या किसी और ब्लॉकचेन के थ्रू होती है, इंस्टेंटेनियस है, उसमें किसी की कमीशन नहीं कटती है।